बेटा, जो सुख जीते जी ना मिला वो शायद मरने के बाद मिले, क्योंकि पति के राज में सुख और बेटे के राज में दुख कुछ माँओं का नसीब बन जाता है। तुम मेरी चिंता मत करो, और हाँ, मेरी वजह से कभी भी अपने भाइयों से रिश्ता मत खराब करना। पता चला मेरे जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता मायके से न टूट जाए। आखिर माता पिता के बाद भाई भाभी की वजह से ही मायका होता है। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहू किसी काम से बाहर गई है, आती ही होगी। उसके आने से पहले थोड़ी रसोई के काम निपटा लेती हूँ। थकी थकी आवाज़ में ललिता जी अपनी बेटी रीतू से बोली। रीतू सोची, पिता के चले जाने से मेरी माँ की क्या दशा हो गई। क्या संसार का यही नियम होता है? जब तक पति है तभी तक एक औरत को घर परिवार में सम्मान और सुख मिलता है। पापा के रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऊंची आवाज़ में माँ से बात कर सके। आज ऐसी हालत हो गई है कि माँ की जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। लानत है हम जैसे बच्चों पर। इतना कहकर रीतू भी अपने घर के काम करने लगी। काम करते करते रीतू की नज़र अपने परिवार की फ़ोटो पर गई, जिसमें माता पिता के साथ उसके 2 भाई और वो कितनी शान से खड़े थे, मानो एक परफेक्ट परिवार की तस्वीर हो। पर किसी मालूम था कि ये तस्वीर आगे चलकर झूठी साबित हो जाएगी। आज भी रीतू को वो दिन याद है जब उसके छोटे भाई रवि का इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। जब उसे हॉस्टल में रखने की बात चली थी तो बड़े भाई विभोर ने कहा, क्या ज़रूरत है पापा का खर्चा बढ़ाने की? मैं भी तो उसी शहर में रह रहा हूँ, तुम मेरे साथ रह लो। पिता कमल बाबू बोले, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें अपने भाई की परवाह और अपने पिता की जिम्मेदारियों की चिंता है। पर बेटा, तुम्हारी भी तो शादी ठीक हो गई है और विवाह के उपरांत बहू साथ रहेगी, तो क्या भाई को साथ रख पाओगे? कहीं तुम्हारी पत्नी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उस वक्त विभोर ने बहुत अकड़ कर कहा था, भाई पहले है, पत्नी बाद में आएगी। तभी से रवि विभोर के साथ रहने लगा था। 2 महीने बाद विभोर की धूमधाम से रेखा से शादी हुई। 1 हफ्ते में ही रेखा ने विभोर के सामने एक शर्त रखी कि मैं यहाँ नहीं बल्कि आपके साथ रहूँगी। विभोर ने भी हाँ कर दी, पर उसने भी शर्त रखी कि मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। रेखा मन ही मन सोची, चलो अच्छा है, छोटे मोटे काम के लिए किसी को रखना नहीं पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद बेटा बहू चले गए। ललिता जी ने बेटे के सुख में अपना सुख देखा। बेटे को वो पहले ही विदा कर चुकी थी, तो अब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जी रही थी। एक रोज़ रवि का फ़ोन आया, पापा मेरा फाइनल ईयर है तो मुझे कॉलेज में पैसे जमा करने होंगे, फिर इंटर्नशिप भी करनी है। अगर आप कुछ इंतज़ाम कर देते तो अच्छा होता। आप चिंता मत कीजिए, कुछ समय की बात है, बस नौकरी लग जाए, फिर आपसे कभी पैसे नहीं लूँगा। कमल बाबू हंसने लगे और बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मुझे थोड़ा वक्त दे दो, तब तक तुम अपने बड़े भाई से पैसे क्यों नहीं ले लेते? रवि चुप हो गया और बोला, पापा पहले की बात अलग थी। भाभी के आने के बाद अब मानो अपना ही भाई पराया लगने लगा है। जब इंतज़ाम हो जाए तब आप बता दीजिएगा। इतना कहकर रवि ने फ़ोन रख दिया। पिता तो पिता होते हैं। उन्होंने सोचा दोनों भाइयों में थोड़ी दूरी आ गई है तो क्यों ना बात विचार करके फिर से दोनों को एक कर दे। उन्होंने विभोर से बात की तो वो बोला, पापा मेरे खर्चे भी हैं। घर में पहले कोई सामान नहीं था, तब भी चलता था, पर अब मैं परिवार रखने लगा हूँ तो आप समझ सकते हैं कितना खर्चा होता है।
मुझे रवि को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिए तो मैं किसी से कर्जा लेकर दे देता हूँ। कर्जे की बात सुनते ही कमल बाबू बोले, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं रवि के साथ साथ तुम्हारे लिए भी कुछ पैसे भेज देता हूँ, बस तुम रवि को दे देना। तभी रेखा झट से फ़ोन लेकर बोली, पापा जी प्रणाम। देखिए ना, मैं इनसे कब से कह रही हूँ क्यों ना हम एक फ्लैट ले लें, सब मिलकर एक ही घर में रह रहे, पर इन्हें तो हमेशा पैसे की दिक्कत होती है। मैं बोली भी कि मैं अपने पापा से कहती हूँ, पर ये मानते ही नहीं हैं। कमल बाबू बोले, बहू, अभी उसका बाप जिंदा है, फिर वो अपने ससुर से पैसे क्यों लेगा? तुम लोग चिंता मत करो, तुम तीनों मिलकर घर देखो, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। इतना कहकर कमल जी सोचने लगे कि आखिर इंतज़ाम कैसे करूँ। ललिता जी बोली, अब बच्चे कमाने लगे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दीजिए। आप बार बार उनका सहारा बन जाते हैं, उन्हें आदत हो जाएगी। कमल बाबू बोले, जब तक जीवित हूँ सहारा तो देता ही रहूँगा, ताकि मेरे मरने के बाद वो तुम्हें सहारा दे सके। तुम मेरी चिंता मत करो, ऐसा करता हूँ इस घर को बेच देता हूँ। वैसे भी हम 2 जन हैं, इतने बड़े घर की साफ सफाई करते करते तुम थक जाती हो। छोटा सा मकान ले लेते हैं, जब आना होगा उसी में सब आ जाएंगे। कमल बाबू अपने दामाद नवीन बाबू को फ़ोन किए, जो कि बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। नवीन बाबू बोले, बाबूजी, वो मकान बिल्कुल रोड के किनारे पर है, उसकी कीमत तो अभी करोड़ों में है, पर उसे बेचना सही नहीं होगा। बड़े साले साहब तो लोन लेकर भी अपने लिए एक फ्लैट ले सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बात रवि की है तो मैं उसे पैसे भेज देता हूँ, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। कमल बाबू बोले, दामाद बाबू, आपका कहना ही मेरे लिए बहुत सहारा है, फिर आप ही बताइए अब क्या करूं? नवीन बोले, आप ऐसा कीजिए, एक छोटा सा मकान ले लीजिए, पर इस घर को बेचिए मत, बल्कि इसे किराए पर लगा दीजिए। कौन जानता जीवन कौन सा करवट लेगी। हाँ, गांव की ज़मीन और घर बेच सकते हैं, क्योंकि उसे भी देखने के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है। मैं उस ज़मीन को बिकवा देता हूँ और तब तक रवि को पैसे मैं भेज देता हूँ। जब पैसे मिल जाएं तो आप मुझे दे दीजिएगा। ये सुझाव कमल बाबू को पसंद आया, पर यह भी डर लग रहा था कि कहीं बेटा इस बात से नाराज़ ना हो जाए। उन्होंने बिना किसी को बताए अपना एक एफडी तुड़वाकर कुछ पैसे विभोर को ये कहकर दे दिए कि तुम मकान के लिए लोन ले लो और घर के सामान के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूँ। रवि की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उसे एक ही बार में भेज दूँगा, ताकि तुम्हें बार बार परेशानी नहीं होगी। विभोर सोचा, कुछ नहीं होने से इतना भी अच्छा है। रेखा ठहरी चालाक थी, वो पति से बोली, हो ना हो, आपके बाबूजी को ये सलाह किसी और ने दी है, वरना उनका दिमाग इतना नहीं सोचता है। रेखा के माता पिता भी उसी शहर में रहते थे। रेखा ने अपनी माँ कमला जी को सारी बात बताई। कमला जी बोली, चिंता मत करो, मैं पता लगाकर बताती हूँ। फिर थोड़े दिन बाद कमला जी ने बेटी को फ़ोन किया और सारी कहानी बताई। रेखा का पारा तो मानो सिर पर चढ़ा था। आए दिन वो रवि को किसी न किसी तरीके से परेशान करना शुरू की। कभी नाश्ता नहीं बनाती तो कभी उसके धुले हुए कपड़ों को पानी में डाल देती थी। जब एक दिन रवि ने कुछ कहा तो रेखा बोली, इतनी ही दिक्कत है तो जाकर हॉस्टल में रह लो या फिर अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। बात बढ़ती चली गई और ये सारी खबर कमल बाबू तक पहुंच गई।
इधर एक रोज कमला जी ने ललिता जी को फोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई कि अपने सारे पैसे अपने बेटी दामाद और छोटे बेटे के लिए बचा रही हैं। कल को बड़ा बेटा ही आपको मुखाग्नि देगा, इस बात को याद रखिएगा। जब किसी घर में किसी तीसरे का हस्तक्षेप होने लगे तो समझ लो कि दरारें बढ़ने लगी हैं। परिवार की दूरी को कम करने के लिए कमल बाबू ने अपना पुराना मकान बेचकर उस पैसे से बेंगलोर में एक घर खरीदा और बेटों को रहने के लिए दिया। पर यह कोई नहीं जानता था कि वो घर उनकी पत्नी के नाम से है, जिसकी जानकारी बस उन्हें और नवीन बाबू को थी। इधर रेखा घर पाकर बहुत खुश थी, परंतु ये दर्द कमल बाबू बर्दाश्त न कर सके और एक रात सोते सोते दुनिया से चले गए। बेचारी ललिता जी बिना पति के मानो कटी पतंग जैसी हो गई थी। कुछ महीने बेटी के पास जाकर रही, फिर उन्हें वहाँ रहना गंवारा नहीं लगा, क्योंकि बेटी के आस पड़ोस वाले कहते जिसके घर में दो दो बेटे रहेंगे वो बेटी के घर पर आकर रहेंगी। फिर ललिता जी अपने बेटे के पास चली गई, यही सोच कर कि बेटे तो अपने हैं, अधिकार से रहूंगी। दो बेटों की माँ खुद को महारानी समझती होगी, पर ललिता जी की कहानी तो बिल्कुल विपरीत निकली। कुछ दिन बहू के हाथ का खाना खाई, फिर तो मानो बहू ने सारी जिम्मेदारी ललिता जी पर छोड़ दी। खुद का उसने बुटीक खोला और घर ललिता जी संभालती। बेटे के आंख में शर्म तो छोड़ो, पानी तक नहीं था। वो अपनी माँ की तकलीफ देखता भी नहीं था। रवि सुबह जाता, रात में आता, पर जब कभी समय मिलता अपनी माँ का हाथ बटाता था। इधर कमला जी भी अपनी बेटी के पास आ गई। रेखा बोली, मम्मी जी मेरी माँ आई हैं, तो आप देवर जी के कमरे में रह लीजिए, क्योंकि मैं अपनी माँ को उनके साथ तो नहीं रख सकती। ललिता जी बोली, बहू वो कमरा तो बहुत छोटा है और उसमें तो बहुत छोटा सा बिस्तर लगा है, फिर मैं कैसे रहूँगी। रेखा बोली, ठीक है, फिर रसोई घर में पंखा लगा है, वहाँ सो जाइएगा, क्योंकि तीसरे कमरे में मेरे बुटीक का सामान रहता है। जब ये बात रवि ने सुनी, वो बोला, माँ आप ऊपर सो जाना, मेरा क्या है, मैं तो बस रात में सोने के लिए घर में आता हूँ, मैं नीचे सो जाऊँगा, पर आप नीचे नहीं सोएंगी। कमला जी के आने से ललिता जी को चार बातें सुननी पड़ती थी। अपने ही बेटे के घर में मानो पराई हो गई थी। एक रोज कमला जी खाना खा ली। जब एक रोटी उनसे खाई नहीं गई तो उन्होंने अपनी वो रोटी ललिता जी की थाली में डाल दी, ये कहते हुए कि दामाद बाबू और मेरी बेटी इतनी मेहनत करते हैं, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ललिता जी चुपचाप उन्हें देखने लगी। तभी रवि आया और उस रोटी को उठाकर दूर फेंकते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ से इस तरह से बात करने की? वो तो अपने बेटे की कमाई खा रही हैं, आप जो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हैं, शर्म नहीं आती मेरी माँ से ऐसे बात करते हुए? कमला जी ने ड्रामा शुरू किया और रेखा को आवाज़ लगाई, हे भगवान रेखा, तुम्हारे घर में मुझे ये सब सुनना पड़ेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। रेखा ने अपनी सास और देवर से कुछ सुनना जरूरी नहीं समझा और सबके सामने रवि को एक जोरदार का तमाचा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? अगर तुम माँ बेटे को अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो चले क्यों नहीं जाते हो? और क्या हो गया अगर मेरी माँ ने अपनी जूठी रोटी तुम्हारी माँ को दे दी? अरे जिसकी जितनी इज्जत है उसको उतना ही तो मिलेगा। ललिता जी बोली, बहू इतना भी नीचे मत गिरो कि कभी उठने लायक ना हो पाओ। अरे तुम्हारा देवर इतना छोटा नहीं है कि तुम उस पर हाथ चला दो, भगवान से डरो।
वहाँ देर है अंधेर नहीं। लोग अपने छोटे देवर को अपने बच्चे की तरह समझते हैं और आप समधन जी अपनी बेटी को गृहस्थी संभालने की बजाय तोड़ना सिखाती हैं। रेखा बोली, अगर यहाँ रहना है तो मेरे साथ मेरी माँ की भी बातें सुननी पड़ेंगी, और अगर औलाद इस छोकरे जैसे होते हैं तो भगवान मुझे औलाद ना दे। ललिता जी बोली, बहू ऐसा मत कहो। कभी कभी जीवा पर सरस्वती का वास होता है, ना जाने कब खुद की ही कहीं भी बात सत्य साबित हो जाती है। चल बेटा, रवि तेरे बाबूजी क्या गए, घर से शांति और संस्कार भी चले गए। वो रवि के कमरे में चली गई। वक्त बीता, कमला जी वापस गई तो थोड़ी शांति छाई। एक रोज़ एक ललिता जी बेटे के कमरे में टीवी के पास बैठी रहती थी। विभोर आया और बोला, माँ ये क्या, आप बैठकर टीवी देख रही हैं? अच्छा होता आप भी रेखा के साथ उसकी बुटीक में चली जाती। अरे कम से कम उसकी कुछ मदद ही हो जाती। बस पूरा दिन घर में बैठी रहती हैं। आपको बैठकर खाने की आदत सी हो गई है। ये लीजिए मेरा बैग और मेरा जूता जगह पर रख दीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद माँ बेटे के लिए चाय बना कर दी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा घर के भी काम बहुत सारे हो जाते हैं, उसके बाद मैं वहाँ जाकर बहू की क्या ही मदद करती। बेटा बोला, माँ ये बहानेबाजी बंद करो। पिताजी की मृत्यु के बाद आपको आराम करने की आदत हो गई है। पूरा दिन घर में आखिर करती ही क्या हो? आखिर घर के काम ही कितने होते हैं। आप ऐसा कीजिए, रिमोट मेरे हाथ में ला कर दो और मुझे थोड़ी देर चैन की सांस लेने दो। तभी रवि कमरे में आया और बोला, भैया आप माँ से किस तरीके से बात कर रहे थे, और आपको पता है कि घर की पूरी जिम्मेदारी माँ ही संभालती हैं। अगर माँ की तकलीफ आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? विभोर बोला, आजकल तुम बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगे हो। कह रही थी तुम्हारी भाभी कि तुम्हारी जबान बहुत लंबी होने लगी है। अगर ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है तो अपना सामान समेटो और निकलो। और हाँ, श्रवण कुमार बनने की इच्छा है तो माँ को भी साथ ले जाओ और अब जाओ यहाँ से। ललिता जी कुछ कहती पर रवि उन्हें अपने साथ ले गया और बोला, माँ एक खुशखबरी दूँ? वो हैरानी से बोली, बेटा खुशखबरी सुने तो जमाना हो गया। रवि बोला, माँ मुझे नौकरी मिल गई है, और वो भी सरकारी नौकरी। रहने के लिए घर भी मिलेगा। माँ चलो चलते हैं, नमक रोटी ही खाएंगे परंतु इज्जत से रहेंगे। रोज रोज आपकी आंखों में आंसू देखकर मैं तिल तिल मरता हूँ। ललिता जी ने रजामंदी दी। एक हफ्ते में रवि ने अपने सरकारी मकान की साफ सफाई करवाई और फिर अपनी बहन बहनोई को इस बात की जानकारी दी, और अगले ही दिन वो उस घर को छोड़कर निकल गया। जब रेखा बुटीक से लौटी तो देखा घर पर ताला लगा है। उसने रवि को फ़ोन किया और खरी खोटी सुनाई। रवि ने कहा, आप जानो और आपका घर जाने। मैं और मेरी माँ आपके घर के चौकीदार नहीं थे। माँ और मुझसे अब आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए दोबारा मेरे नंबर पर कभी फ़ोन मत कीजिएगा। इतना कहकर रवि ने फ़ोन रख दिया। रेखा और नवीन बाबू ललिता जी से मिलने आए। बेटी दामाद को देखकर ललिता जी फूट फूट कर रोईं और अपनी आप बीती बताईं। नवीन बाबू बोले, माँ जी आप इतने दिन से ये सब बर्दाश्त करती रहीं, आखिर क्यों? किस रिश्ते को बचाने के लिए? अरे जब बाबूजी की बूढ़ी आंखों ने इस बात को भांप लिया था तभी तो वो घर आपके नाम खरीदे थे। क्या आप लोगों को ये बात पता नहीं है? सब हैरान रह गए। फिर नवीन बाबू ने पूरी बात बताई तो रवि ने कहा, अब भाई हो या भाभी हो, जिसने भी मेरी माँ का इतना अपमान किया है उससे मैं गिन गिन कर बदला लूँगा। रवि माँ को लेकर पुलिस स्टेशन गया
और भाई और भाभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वृद्ध ललिता जी की बात सुन पुलिस वालों ने बहुत गौर से सुनी और उन्हें बहुत गुस्सा आया और बोले, माँ जी, देर से ही सही पर आपने बिगड़ी औलादों के खिलाफ केस तो किया। कुछ माँ बाप तो दर्द सहते रहते हैं फिर भी उनके साथ ही रहते हैं। अब हम पर छोड़ दीजिए, अब आप तो निश्चिंत होकर रहिए। 2 दिन बाद विभोर को कोर्ट का नोटिस मिला कि घर खाली करना है और इधर कुछ महिला पुलिसकर्मी रेखा के बुटीक पर गईं और उसे खूब सबक सिखाया। सारे सामान को निकालकर यहाँ से वहाँ फैला दिया और सबके सामने कहा, जो अपनी माँ समान सास की इज्जत नहीं कर सकती वो औरत समाज में गंदगी फैलाती है। पुलिस की बातें सुन आसपास के सभी दुकान वालों ने रेखा को बहुत सुनाया। जब रेखा घर आई और पूरी बात पता चली तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रेखा ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो कमला जी बोली, अब मुझसे कहने से क्या होगा, मैं तो खुद ही बेटे बहू के साथ रह रही हूँ। तुम्हें तो मैं अपने साथ रख नहीं सकती, और जब तुम्हारे ससुर तुम्हारी सास के नाम से घर लिए थे तो कागजात देखी नहीं थी। मेरे भरोसे मत रहना कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगी। विभोर बोला, देख लिया तुमने, तुम्हारी माँ के कहने पर तुम अपने ही घर में आग लगाई और साथ में तुमने मुझे भी जलाया। मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का। चलो अब कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। दोनों आज तक ठाठ से बड़े घर में रह रहे थे। अब उन्हें एक रूम का किराया देने पर भी आफत पड़ गई थी, क्योंकि रेखा की दुकान बंद हो चुकी थी और एक विभोर की कमाई से अब सब कुछ चलाना मुश्किल हो रहा था। कुछ रोज बाद जाकर उसने माँ से माफ़ी मांगी, परंतु रवि ने यह कहकर उसे घर के बाहर रखा कि यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं, जहाँ माँ की इज्जत होती है और आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। विभोर ने बहन को फ़ोन किया। बहन बोली, तुम्हारी बीवी के कारण हमारा हंसता खेलता घर उजड़ गया। तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की वजह से मेरे बाबूजी इस दुनिया से चले गए, और तुमने इस घर को दिया ही क्या, तुमने तो अपने ही हाथों घोंसला उजाड़ दिया। हमसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है। वक्त की मार ने कुछ समय बाद उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। जब डॉक्टरों ने कहा कि रेखा कभी माँ नहीं बन सकती, तब रेखा को एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया। सच कहा था सास ने कि कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के लिए सोचना चाहिए। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनिए, पर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। कई बार लालच बस हम अपनों के साथ ही अन्याय कर बैठते हैं, सारे रिश्ते तितर बितर हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।